ओके, आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू? क्या मैं आप सभी लोगों के लिए ऑडिबल हूँ? प्लीज़ एक बार बताइए। देखिए, ये एक्चुअली पांडुलिपि की समय सीमा में जो 75 वर्ष है, वो हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट की परिभाषा लिखी है। जनरली पांडुलिपि के लिए हम प्राचीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर उस प्राचीन का मतलब क्या है? तो वो प्राचीन शब्द का जो मतलब है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट ने बताया है कि 75 सालों का अंतर है। नोट्स नहीं बना पा रहे हैं सर? प्रिंटेबल नोट्स और जो आप देखिए, प्रिंटेबल नोट्स अपलोड हो चुके हैं। अगर एक बार आप जाएंगे तन्मय, तो चैप्टर 1 के नोट्स अपलोड हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंजेश। अब एक और चीज़ है, नहीं अभी हम वो नहीं पढ़ेंगे कृष्णा, उसको हम क्या करेंगे, 2-3 टॉपिक पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा मैं आपको 2-3 टॉपिक पढ़ा दूं, फिर मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है? नहीं नहीं, वो हम पढ़ेंगे मोहन, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। वो टॉपिक अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, तो एक फ्लो हमें फॉलो करना होगा। पहले हम इंडस वैली, वैदिक, ये सब कुछ कवर करेंगे, फिर बीच में एक टॉपिक के रूप में हम उसे पढ़ेंगे, सब टॉपिक के रूप में, ठीक है? हाँ। अब एक चीज़ और है, जरा मैं नोट्स की थोड़ी चर्चा कर दूं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना? नोट्स के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक? एक बार बार आपका एक डाउट आ रहा है कि सर बाकी चीज़ें ठीक हैं, पर हम नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, पहली चीज हमने आपसे ये कही थी कि जैसे ही पहला टॉपिक खत्म होगा, हम आपको सिनॉप्सिस बना करके देंगे, हम सिनॉप्सिस बना करके आपको दे देंगे, ठीक है? ये बात हमने आपसे कही थी। अब हुआ ये दोस्तों कि मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी भी ठीक नहीं है, तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाया, फ्रेंकली स्पीकिंग। मुझे बस 1-2 दिन का समय और दो, थोड़ी तबीयत ठीक होने दो। तो जो हमारा पहला चैप्टर है, उसके मैं सिनॉप्सिस पे आज से काम शुरू कर दूंगा। तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये जो पीपीटी आप मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे आपको शॉर्ट नोट कैसे बनाना है। हालांकि अब आप एक काम और भी कर सकते हैं कि ज़्यादा होगा तो जो चीज़ें मैं आपको बोर्ड पर लिख लिख के बताऊंगा, वो चीज़ें आप नोट डाउन कर लेंगे, तब भी काम हो जाएगा। लेकिन 1 या 2 दिन में मैं आपको ये 2 दिन मुझे दीजिए, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है मेरी अभी। 2 दिन के बाद मैं आपको ये सिनॉप्सिस दे दूंगा, पहला जो हमने अध्याय पढ़ा है उसका, और ज़्यादा होगा तो मैं आपको इंडस वैली का भी सिनॉप्सिस दे दूंगा, ठीक है? तो जैसे ही ये सिनॉप्सिस आपको मिलेगा, जैसे ही आपको ये सिनॉप्सिस मिलेगा, आपको समझ आने लगेगा कि नोट्स कैसे बनाना है, पहली चीज। दूसरी बात, जैसे मान लो कि आपको ये पीपीटी मैंने दी और कहा कि चलो इसका नोट्स बनाओ, कैसे बनाएंगे जरा बताएं इस चीज के लिए, शॉर्ट नोट कैसे बनाएंगे? चलो जैसे मैं आपको पहले चैप्टर के बारे में बताता हूँ, आज 10 मिनट पहले चर्चा कर लेते हैं नोट मेकिंग के ऊपर, कि सर पहला जो चैप्टर आपने पढ़ाया, हम चाहते हैं कि हम उसके नोट्स खुद से बनाएं, तो हम उसके नोट्स कैसे बनाएंगे? अब जैसे आपने क्या करना है, पहले चैप्टर का नाम डाल दिया, फिर आपने डाला डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का वर्गीकरण। अब इसमें तो इतनी बड़ी परिभाषा लिखी है, तो आप कैसे बनाओगे? आप सिंपल, आपने अपनी कॉपी ली, यहाँ पर आपने पहला टॉपिक डाला डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का वर्गीकरण। जल्दी से यहाँ पे 3 एरो निकाल दिए, इस तरह से लिख लिया आपने कि एक प्राग ऐतिहासिक काल है, एक आद्य ऐतिहासिक काल है, और एक आपका हिस्टोरिकल पीरियड है, ऐतिहासिक काल है। यहाँ पर चूंकि आपने पढ़ा है तो आपने लिखा रिटन एविडेंस, रिटन एविडेंस नहीं, रिटन एविडेंस यस, रीड नहीं। यहाँ रिटन एविडेंस यस, रीड यस। फिर इसके नीचे एग्जाम्पल लिख दिया आपने, उदाहरण लिख दिए। ये शॉर्ट नोट बनाने का तरीका, उदाहरण कि भैया पाषाण काल, स्टोन एज, ठीक है? यहाँ आप गए तो फिर यहाँ आपने मेंशन कर दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पर लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, उत्तर वैदिक काल, ये आपका नोट बन गया। बहुत शॉर्ट, शॉर्ट नोट का मतलब यही होता है कि जो चीज़ आपने समझ ली है, अब आपको बस पता रहेगा कि आपने जो लिखा है RE, इसका अर्थ WE, इसका अर्थ क्या है।
किसी और को किताब देंगे उसको इसका मतलब नहीं पता होगा। आपने शॉर्ट नोट बना ली है। फिर जैसे ही आप आगे बढ़े, आपने कहा कि सर हमें इतिहास में सोर्सेस का बनाना, आपने पहले ये लिस्ट बना ली। सिंपल, ये लिस्ट बनाना पड़ेगा आपको, बहुत शॉर्ट है। अब जैसे ही आपने कहा कि सर अब मुझे ना शुरू करना है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, मुझे आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में लिखना शुरू करना है, आपके शॉर्ट नोट। तो अगला आपका टॉपिक तो हो गया सोर्सेस। अब वो तो आपको लिस्ट पूरी बनानी पड़ेगी कि भैया 2 प्रकार के सोर्स हैं, ये सब कुछ। अब इसमें आपका पहला पॉइंट आया कि 2.1 आर्कियोलॉजिकल सोर्स, हिंदी में पुरातात्विक साक्ष्य। तो इन्हें अपने हिसाब से अपनी भाषा में कि सर वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, भवन, सिक्के, मूर्ति, बर्तन, ये सब क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं। अब जो इनका अध्ययन करता है उसे हम पुरातत्व शास्त्री कहते हैं। उससे हम क्या, पुरातत्व वेत्ता, या उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये वर्ड इंग्लिश में लिख लिया, हो गया। ये आपके 2 लाइन में आ गए। फिर आपने यहाँ पे पहला बनाया कि सर अब मुझे इसी के अंदर सिक्कों की बात करनी है, क्वाइन की बात करनी है, सिक्के। तो पहला लिखा कि सिक्कों को अध्ययन जो स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं? सर सिक्कों के अध्ययन को हम मिसमैटिक्स कहते हैं, पढ़ा था हमने। ठीक है, सिक्कों का अध्ययन हो गया कि जो इसकी स्टडी करता है। दूसरी बात, सिक्के के प्रकार लिख लिए। तो पता है आपको शुरुआत में कैसे सिक्के मिले हैं? पंच मार्क सिक्के। किससे बने रहते थे? फिर ये धातु से, मिट्टी से बने रहते थे, है ना। प्रतीक क्या होते थे? प्रतीक, तो शुरू में प्रतीक का इस्तेमाल हुआ, सिंबल यूज किए। फिर देवताओं के नाम आए, फिर राजा रानी के नाम आए, फिर तिथि के नाम भी आने लगे। पंचमार्क कॉइन बता रहा है। फिर यहाँ लिख लिया किसका महत्व, सॉरी, फिर यहाँ लिखा आपने महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है कि नहीं। इस तरह से आप शॉर्ट नोट बना। देखिए ये आर्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस चीज़ को सीख जाएंगे तभी आप क्या करेंगे, मेरी पीपीटी का अध्ययन करेंगे। अदरवाइज होगा ये कि आपने क्लास में आपको यही लगेगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि इतिहास ऑलरेडी एक बहुत जटिल विषय है, आसान विषय नहीं है इतिहास। ठीक है, हम कोशिश पूरी करेंगे कि इसको आसान बनाए, लेकिन इसमें आपको भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे आज मैं इंडस वैली के आपको 4-5 टॉपिक पढ़ा दूंगा, कल कोशिश करो खुद से शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करो कि अच्छा हम खुद से शॉर्ट नोट कैसे बना सकते, क्या तरीका हो सकता है कि हम इसे आसान भाषा में बना सकें। जब आप खुद से ये बनाने की कोशिश करोगे, ट्रस्ट में आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। ठीक, अब मुझे बताओ क्या नोट्स मेकिंग को लेकर के और कोई डाउट है? मैंने आपको ये बता भी दिया आज। अब मुझे बताओ नोट्स मेकिंग करने से, नहीं नहीं नहीं, देखो जहीर ने एक बहुत अच्छा मिसमैटिक्स वही था। ये देखिए पीपीटी में आप जो कह रहे हैं कि ये शब्द यूज़ नहीं हुआ है, आपको दिखाता हूँ कहाँ यूज़ हुआ है। ये देखो न्यूमिस्मैटिक्स लिखा है, लिखा है न्यूमिस्मैटिक्स लिखा हुआ है ना। न्यूमिस्मैटिक्स हमने पढ़ा है। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ बार बार कि हाँ, मैं अब देखो मैं आपको एक काम और करता हूँ, एक छोटी सी बात आपको और बताता हूँ। जैसा मैंने आपसे कहा थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाने दो, मैं 2 चैप्टर, पहले मैंने एक का बोला था, मैं आपको 2 चैप्टर के शॉर्ट नोट बना के देता हूँ, रहेगा पूरा पीपीटी से। अच्छा तो आप क्या करोगे, आप पहले पीपीटी खोलोगे और सामने मेरे शॉर्ट नोट रखोगे और ये समझने की कोशिश करोगे कि सर ने अपनी पीपीटी से ये शॉर्ट नोट आखिरकार कैसे प्रिपेयर करे हैं। अच्छा वो चूंकि मैं हाथ से बनाऊंगा, हैंड रिटन रहेंगे, थोड़ा आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि वो वर्ड में आ जाए, लेकिन वर्ड में आसानी से नहीं आते हैं शॉर्ट नोट, है ना, बहुत मेहनत लगती है उसमें। तो मैं हैंड रिटन नोट्स आपको बना के दे दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो फिर उसको एक बार आप देख लीजिएगा। अब मुझे बताओ कोई और समस्या है इस टॉपिक से संबंधित? एनी अदर प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, हाँ नहीं वो तो हम पढ़ेंगे, जैन धर्म बुद्ध धर्म सब टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, वो मैं ठीक कर लूँगा, वो मैं ठीक कर दूंगा। ठीक, वो इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा है मैंने, वो आपको खुद पढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है।
चलो अब ध्यान दें, तो अब हम नए टॉपिक को शुरू करें। देखो दोस्तों, क्या है ना कि एनसीईआरटी बैच में ना हमें भी पता है कि हमें चीज़ों को आपको उतना दे देना है जितना आपका बेस बन जाए, और हमें एक स्पीड भी मेंटेन करके चलनी है। जैसे इंडस वैली की हमें 2 दिन में ख़त्म करना है ना, पूरा एंशियंट हिस्ट्री। अदरवाइज आप समझ रहे हैं ना कि आपको बहुत सारे विषय पढ़ना है। तो अगर मैं क्लास में ही आपको अलग से बोल बोल के नोट्स बनवाऊंगा, जैसा मैं अपनी दूसरी क्लासेस में करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। देखो, एनसीईआरटी का मतलब समझो, ये क्लासेस आप कर रहे हो ताकि हर विषय के बारे में, हर टॉपिक के बारे में आपको बेसिक बातों का पता चल जाए। यहाँ पर एक्सपर्ट बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, कि जैसे कल आज अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया 2 दिनों में, तो कल एटलीस्ट आपको पता रहे कि ये सभ्यता कहाँ थी, किस जगह पर ये रही है, कैसे इसका विकास हुआ है, क्या क्या यहाँ के मुख्य स्थान थे, क्या इसकी मुख्य विशेषताएं थी, और कैसे इसका पतन हुआ। जब आप इसे बहुत गहराई से पढ़ेंगे फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, तब आप इसके और एस्पेक्ट को जान पाएंगे, है ना। तो यहाँ हमारा प्रयास बड़ा ये है कि आपको इतनी जानकारी हर विषय के बारे में देना जितनी किताबों में दी गई है, ताकि आपका एक बेस मजबूत हो सके। ठीक है, चलिए तो हम टॉपिक को शुरू करेंगे। अब ध्यान देंगे सभी लोग, और जो भी आपके डाउट होंगे फिर हम आगे आपको ले लेंगे डाउट। ठीक है, आखिरी में। अब लेकिन क्लास के बीच में डाउट नहीं, क्लास के आखिर में हम डाउट लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि आखिर इस टॉपिक के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर हम बहुत गहराई से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इसका एक परिचय पढ़ना होगा, हमें इसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा। सर, परिचय में हम क्या पढ़ेंगे? तो इंट्रोडक्शन में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि सभ्यता का अर्थ क्या होता है, दूसरी सभ्यताएं और कौन कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई। इन सभी बातों का अध्ययन हम परिचय में करेंगे, हम इंट्रोडक्शन में करेंगे। परिचय पढ़ने के बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के चरणों का अध्ययन करेंगे, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के फेजेस को स्टडी करेंगे। देखिए, कोई भी सभ्यता, इवन आज आप हमारे शहर में देख लीजिए, तो क्या आपको लगता है कि आपका शहर एक बार में ही शहर बन गया? अगर आप कहीं पर भी हैं, आप इंदौर हो सकते हैं, पटना हो सकते हैं, भोपाल हो सकते हैं, जमशेदपुर हो सकते हैं, तो क्या आपका शहर एक दिन में बन गया? शुरुआत से ही वहां शहर था? नहीं, वहां पर एक समय जंगल रहा होगा या कोई वीरान जगह रही होगी, फिर धीरे धीरे लोगों ने वहां पर आकर रहना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे वहां पर एक शहर का निर्माण। तो जब कोई सभ्यता बनती है तो वो एकदम से नहीं बनती। सभ्यता के निर्माण के अलग अलग चरण होते हैं। पहले लोग आदिम जीवन जीते हैं, फिर लोग कृषि करना शुरू करते हैं, उस कृषि से लोगों को सरप्लस प्रोडक्शन मिलता है। जब लोगों को सरप्लस प्रोडक्शन मिलता है तो वो एग्रीकल्चर, कृषि के अलावा दूसरी गतिविधियां करना शुरू करते हैं, और उन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उद्योग प्रारंभ होता है, इंडस्ट्री प्रारंभ होती है, और फिर शहरों का विकास होता है, सिटीज का डेवलपमेंट होता है। तो हर सभ्यता के अपने चरण हैं। इसी तरह जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो भी 3 अलग अलग चरणों में विकसित हुई है। अगला है इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें आपकी मेहनत ज़्यादा है। मैं सिर्फ आपको नाम बताऊंगा, किसने खोज की ये बताऊंगा, कहाँ पर है ये बताऊंगा, और फिर आपको एक लिस्ट दूंगा जो घर पर आपको पढ़ के आना है, जिसे हम टेबल कंटेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कंसेप्ट शुरू होंगे। ये टॉपिक बड़ा कंसेप्चुअल है। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री में कंसेप्ट कैसे आते हैं। अब यहाँ से आप पढ़ना शुरू करोगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर व्यक्ति के लिए, कि सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक हालात क्या थे, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक हालात क्या थे, अर्थात वहाँ की सोशल कंडीशन क्या थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कला और संस्कृति का विकास कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सा धर्म मानते थे, क्या उनकी धार्मिक मान्यताएं थी, वहां पर राजनीतिक ढांचा कैसा था, और फिर आप डिक्लाइन पढ़ेंगे और कंट्रीब्यूशन। अब जाके देखिए प्रश्न,
प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान भारत के निर्माण में क्या योगदान। देख करके लगेगा ये तो बहुत ही अलग प्रश्न आ गया, लेकिन प्रश्न वास्तव में जो पूछा गया है वो कंट्रीब्यूशन से पूछा गया है। देखो, अब से हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम वैदिक एज पढ़ेंगे, इसके बाद हम लेटर वैदिक एज पढ़ेंगे। हिंदी में रिपीट करते जा रहा हूँ। अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, फिर हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, फिर जाकर के हम महाजनपदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसी बीच में हमें बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात भी करनी है कि बुद्ध और जैन धर्म का उद्भव कैसे हुआ। फिर हम आगे जाएंगे तो भारत के पहले साम्राज्य अर्थात मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अब इतिहास में ना एक चीज है जो आपको हमेशा देखने मिलेगी, पूरे इतिहास को आप ध्यान से देखो तो होगा ये इतिहास में कि पहले कुछ छोटे 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 राज्य होंगे। ठीक है, फिर एक व्यक्ति आएगा जो इन सभी राज्यों को जीत करके एक विशाल साम्राज्य बनाएगा। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर आखिरी में एक कमजोर उत्तराधिकारी बचेगा। जो इनका सक्सेसर है वो बहुत वीक होगा और वो उत्तराधिकारी इतना कमजोर होगा कि ये वापस से छोटे छोटे हिस्सों में राज्य टूट जाएगा। फिर एक बड़ा व्यक्ति आएगा, वो क्या करेगा, वो इन राज्यों को मिलाकर के एक साम्राज्य बनाएगा। फिर उसके उत्तराधिकारी कमजोर होंगे, छोटे छोटे राज्य बनेंगे। तो ये इतिहास में, स्पेशली भारत के इतिहास में हमेशा आपको देखने मिलेगा। सर उदाहरण देकर के समझाइए, समझ नहीं आया। ठीक है, उदाहरण देकर समझो। देखो, सबसे पहले भारत में कबीलों के रूप में जीवन प्रारंभ हुआ। यही कबीले आगे जाकर के महाजनपद कहलाए। अब ये महाजनपद छोटे छोटे राज्य हैं। फिर एक व्यक्ति आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से इन सभी छोटे छोटे राज्यों को एकीकृत कर दिया, सभी को इंटीग्रेट कर दिया और भारत का पहला साम्राज्य बनाया, इंडिया का पहला एम्पायर बनाया, जिसे हम द मौर्यन एम्पायर या मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। फिर क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य में आखिर में कमजोर उत्तराधिकारी आने लगे, बहुत ही ज्यादा वीक रूलर आने लगे जो इतने बड़े राज्य को नहीं संभाल पाए। फिर छोटे 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 राज्य बन गए। तो जब ये छोटे राज्य बने, इसी को हम कहते हैं लेटर मौर्यन पीरियड, इसी को हम कहते हैं उत्तर मौर्य काल। जब मौर्य काल विघटित हो जाएगा और छोटे राज्यों के रूप में आपको बहुत सारे राजवंश दिखाई देंगे। फिर एक बड़ा व्यक्ति आया, गुप्त। ठीक है, और गुप्त ने क्या किया, इन सभी को एक बार दोबारा से इंटीग्रेट कर दिया और एक बड़ा राज्य बनाया जो भारत का दूसरा बड़ा साम्राज्य था, द गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य। फिर वही कहानी, गुप्त साम्राज्य के आखिरी के जो शासक थे वो बहुत ज्यादा कमजोर थे। क्या हुआ, राज्य छोटे छोटे भागों में बिखर गया, बहुत छोटे छोटे भागों में बिखर जाएगा। फिर आगे जाकर के जब बहुत आगे आप जाएंगे तो आप सीधा पहुंच जाएंगे फिर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश, बलबन, ये सारे लोग आएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक, एक बार फिर से भारत में एक बड़ा साम्राज्य बनेगा। फिर वो साम्राज्य छोटे भागों में टूटेगा। फिर मुगल्स इंडिया आएंगे, अगेन वो इंडिया को यूनाइट करेंगे। ठीक है, फिर साम्राज्य टूटेगा। ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स आएंगे और वो भारत पर एक स्थायी नियंत्रण लगाएंगे। फिर भारत आजाद होगा। और देखो, जब ब्रिटिशर्स गए फिर भारत छोटे छोटे भागों में टूट गया। 500 से ज्यादा रियासतें थी भारत में, छोटे 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 भागों में टूटी हुई। तब कौन आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए और उन्होंने इन सभी छोटी छोटी रियासतों को जोड़ करके महान भारत का निर्माण किया, ग्रेट इंडिया का यूनिफिकेशन किया। तो ये इतिहास इसी तरह चलता है दोस्तों, पूरी हिस्ट्री इसी तरह चलती है। जब तक एक सशक्त शासन करता है, जब तक एक पावरफुल रूलर है जो कि लॉ ऑफ द लैंड बना सकता है, तभी तक बड़ा साम्राज्य रहेगा। जैसे ही एक कमजोर शासक आता है, राज्य टूटने लगते हैं। और ये दुनिया में आपको अभी भी देखने मिलेगा दूसरे देशों में। आप देख लीजिए, पाकिस्तान, बलूचिस्तान में लगातार डिमांड होती है अलग होने की। ठीक है, अफ्रीका के बहुत सारे देश
जहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है, जहाँ पर सिविल वॉर चल रही है, और कितने सारे देश हैं जो बढ़ चुके हैं, है ना। यूरोप में आप देख लीजिए, सोवियत संघ का पतन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये इतिहास इसी तरह से चलता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ हिस्ट्री। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। क्लियर है, ऑल गुड, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। ओके, अब इन सब के बारे में हमें पढ़ना क्या होता है, तो यहाँ से हमारी कंसेप्चुअल हिस्ट्री शुरू होगी, और इन सब के बारे में हम एक ही बात पढ़ेंगे कि सर किसी भी काल में आर्थिक हालत क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, सर किसी भी काल में पॉलिटिकल कंडीशन, राजनीतिक स्थिति क्या थी, सोशल कंडीशन। अच्छा, सोशल कंडीशन के अंतर्गत हमें महिलाओं की स्थिति के बारे में अलग से पढ़ना होता है, क्योंकि अब जो प्रश्न है वो इतिहास में इस तरह से भी आने लगे हैं कि महिलाओं का स्थिति क्या थी। पूरे इतिहास में महिलाओं की स्थिति को बताइए, प्राचीन भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति को समझाइए। तो महिलाओं के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे आर्ट एंड कल्चर की। तो जो लोग कह रहे थे सर आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, हाँ इसी में है आर्ट एंड कल्चर, अलग से कोई किताब नहीं नहीं है एनसीईआरटी की, इसी के तहत हमें पढ़ना है। तो आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम जानेंगे, हम धर्म के बारे में रिलीजियस लाइफ के बारे में जानेंगे, और फिर हम आखिरी में दो बातें जरूर डिस्कस करेंगे कि एक तो पतन कैसे हुआ, कोई भी बड़ी सभ्यता या कोई भी बड़ा राज्य डिक्लाइन कैसे होता है, और पतन होने के अलावा इसका योगदान क्या है इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। देखो कोई भी चीज ना इतिहास में कभी किसी भी चीज का सफाया नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज जड़ से ही खत्म हो गई। जैसे जब हम कहते हैं कि डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, का अर्थ ये नहीं है कि वहां के सभी लोगों की डेथ हो गई, सभी लोगों की मृत्यु हो गई, नहीं, ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। मतलब ये होता है कि एक जो बड़ी विकसित सभ्यता थी, एक जो बहुत ही डेवलप्ड, बहुत ही फ्लोरिस्ड सिविलाइजेशन थी, जिसमें बड़े बड़े शहर थे, एक बहुत अच्छा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था जो नालियों की साफ सफाई करता था, जो रोडों की देखभाल करता था, अब वो व्यवस्था चरमरा गई। शहर गायब हो गए क्योंकि व्यापार नहीं हुआ। व्यापार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कृषि के उत्पादन में कमी आ गई, और लोगों ने वहां से क्या किया, लोग वहां से माइग्रेट कर गए। ऐसा नहीं होता कि इतने सारे लोग एक साथ मर जाएंगे। 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता में मान लीजिए उस समय कुछ नहीं तो 10 लाख लोग तो रहते होंगे तकरीबन। क्या 10 लाख लोग इकट्ठे मर जाएंगे? अनुमान है 5 से 10 लाख लोग रहते होंगे शायद। तो एक साथ लोग कभी नहीं मरते। सभ्यताओं में हमेशा संक्रमण होता है, सिविलाइजेशन में हमेशा ट्रांजिशन होता है। मतलब वो एक रूप से दूसरे रूप में आ जाती है ना। एक रूप से किस में आती है? दूसरे रूप में आ जाती है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना, ठीक। तो इस तरह से हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस? क्या आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है? ठीक है, क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है? पूर्वार्ध का अर्थ है पहले, उत्तरार्ध का अर्थ है बाद में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है कहानी। ओके, यहाँ तक मेरी बात समझ में, अब आगे बढ़ेंगे। अब टॉपिक को हम पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, तो पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय को समझते हैं, हम इसके बेस को शुरू करते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक होगा 2.1, सिंधु घाटी सभ्यता सामान्य परिचय। ठीक, चलिए, ये हमारा पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। देखें, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सर यहाँ पर एक जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है सभ्यता, सिविलाइजेशन, तो सभ्यता का अर्थ क्या है? तो सभ्यता मानवों का एक इतिहास के अनुसार सभ्यता मानवों का एक ऐसा समूह होती है जिसमें जीवन जीने के सभी साधन उपलब्ध हों और ये सामूहिक जीवन में जी रहे हो। ठीक है,
तो जो सिविलाइजेशन है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एक ऐसा ग्रुप ऑफ ह्यूमन है जिसके पास वो सारे मीन्स ऑफ लाइफ हैं जिससे वो अपनी लाइफ को फ्लोरिश कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कि यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं। अब इनको आप सभ्यता कब कहेंगे? पहली चीज, ये समूह में हो, ये ग्रुप में रह रहे हो। दूसरा, इनके पास जीवन जीने के सभी साधन हो जिससे ये अपने जीवन को और उन्नत बना सके। इनके पास वो सारे मीन्स ऑफ लाइफ होने चाहिए जिनकी वजह से ये अपनी लाइफ को और फ्लोरिश कर सकते हैं। पर उदाहरण के लिए इनके पास प्रॉपर पानी की व्यवस्था हो, इनके पास घर हो, स्थायी निवास हो, कृषि अर्थात एग्रीकल्चर हो, और एग्रीकल्चर भी कैसा? सर प्लस प्रोडक्शन वाला एग्रीकल्चर, अधिशेष उत्पादन वाला एग्रीकल्चर। एक शासन हो जिस शासन की वजह से यहाँ पर शांति हो, तो इसी को आप क्या नाम देंगे? सभ्यता का नाम देंगे। देखिए, शुरुआत में इतिहास में जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सारी सभ्यताएं नदी के किनारे विकसित होना शुरू हुई। वो सारी सिविलाइजेशन रिवर के आसपास बनना शुरू हुई। कारण क्या था? कारण ये था कि सभ्यता तभी बन सकती है जब हम कृषि करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप पहले की कहानी समझें, जो हमारा आदि मानव था जिसे हम प्रिमिटिव्स कहते हैं या आदि मानव कहते हैं, इसके बारे में जरा समझें। तो आदि मानव के पास कभी भी स्थायी जीवन नहीं था, कभी भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि आदि मानव का जो जीवन है उसे आखेटक संग्रहक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे आखेटक संग्रहक कहा जाता है, अर्थात उसे हंटर गैदरर कहा जाता है। हंटर गैदरर कहा जाता है। अब ये आदि मानव क्या करते थे? शिकार की तलाश में लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान और तीसरे स्थान से चौथे स्थान पर जाते रहते थे। तो जब ये एक जगह रह ही नहीं पाएंगे तो सभ्यता का विकास नहीं हो पाएगा, सिविलाइजेशन हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। पहली बात। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे लोगों ने कृषि करना शुरू कर दी। अब कृषि कहाँ की होगी? सबसे पहले लोगों ने, तो बट नेचुरल सी बात है कि एग्रीकल्चर के लिए आपको पानी चाहिए, क्योंकि पानी नहीं होगा तो सिंचाई नहीं होगी, और बिना सिंचाई की कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगेगा। अब शुरुआत में हमें तो कोई तकनीकें नहीं पता थी। शुरुआत में तो हमें यही जानते थे कि भैया ये भी हुआ होगा कि उन्होंने कुछ बर्तन बनाए होंगे और उसी बर्तन से वो पानी ला ला के डालते होंगे। तो अगर आपको बर्तन से पानी लेकर के डालना है तो आप जंगल में अंदर तो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। आपको कृषि कहाँ पर करनी होगी? आपको नदी के किनारे कृषि करनी होगी। आपको अल्टीमेटली रिवर के पास एग्रीकल्चर करना होगा, क्योंकि यहीं बाढ़ का पानी अपने आप आ जाएगा तो बहुत सी नमी मिल जाएगी और फिर आपको अलग से बहुत पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी। यही एक कारण है कि शुरुआत में जितनी भी सभ्यताएं हैं वो कहाँ पर विकसित हुई? तो जितनी भी सभ्यता है वो नदी के किनारे विकसित हुई, वो रिवर के बैंक पर डेवलप हुई। दुनिया में 4 सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं दोस्तों। पूरी दुनिया में कितनी पुरानी सभ्यताएं हैं? 4 सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं, और ये चारों सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। सबसे पहली सभ्यता मिस्र की सभ्यता, जिसे इंग्लिश में इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहा जाता है, और ये नील नदी के किनारे विकसित अफ्रीका में। एक और सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ये दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई। इराक वाले क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो इराक वाले क्षेत्र में आपको 2 नदियां मिलेंगी, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। ठीक है, तो टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, जिन्हें हिंदी में दजला और फरात कहा जाता है, उसके किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। तीसरी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन।
इसका नाम ही है सिंधु घाटी सभ्यता, अर्थात वो सभ्यता जो सिंधु नदी तंत्र के आसपास विकसित हुई, जो इंडस रिवर सिस्टम के आसपास विकसित हुई। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ सिंधु नदी के किनारे बनी। दो शब्द होते हैं दोस्तों, इन दोनों शब्दों में अंतर समझना। एक शब्द होता है नदी, एक शब्द होता है रिवर, और एक शब्द होता है नदी तंत्र, अर्थात रिवर सिस्टम, या इसको ड्रेनेज सिस्टम भी कहा जाता है। देखो, जैसे मैं ये कहूं कि एक नदी है सिंधु, तो आप कहेंगे तो नदी है। लेकिन जब मैं आपसे कहूं कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां, मतलब सिंधु नदी है, इसमें आपने और नदियां जोड़ दी, चेनाब जोड़ दी, रावी जोड़ दी, व्यास जोड़ दी, सतलज जोड़ दी, और सहायक नदियां। तो जब आप किसी नदी में उसकी सहायक नदियों को जोड़ते हैं, जब आप किसी भी नदी में उसकी ट्रिब्यूटरी को जोड़ते हैं, तो वो फिर ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नदी तंत्र। वो क्या कहलाता है? वो नदी तंत्र कहलाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब यह है कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास जिस सभ्यता का विकास हुआ, उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। फिर चौथी एक ऐसी सभ्यता और है। चौथी सभ्यता है चीनी सभ्यता, चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन ये पीली नदी या हवांग हो नदी के किनारे विकसित हुई। हवांग हो नदी के किनारे विकसित हुई। ये सबसे पुरानी, इन चारों में सबसे पुरानी जो सभ्यता मानी जाती है वो चाइनीज सिविलाइजेशन मानी जाती है। आइए मैं एक बार आपको इसका मैप दिखाता हूँ कि आखिर ये सभ्यताएं कहाँ कहाँ पर थी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ठीक है सर, आखिर ये सिविलाइजेशन बन कहाँ है। तो देखो, ये लाल सागर है, अगर आप देख पा रहे हैं तो दिस इज दी रेड सी, रेड सी। और यहाँ जो सभ्यता बनी, दैट इज कॉल्ड द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। नील नदी के किनारे जिस सभ्यता का विकास हुआ, ये नील नदी है दोस्तों यहाँ पर, और उसकी सहायक नदियाँ, है ना। तो नील नदी और उसके किनारे जिस सभ्यता का विकास हुआ वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है। यह जो क्षेत्र आपको देखने मिल रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन। ये इराक वाले क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। और यहाँ पर दो नदियां हैं, दजला और फरा, इस क्षेत्र से। तो आप देख सकते हैं कि अगर सिंधु घाटी के लोग चाहें तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता भी जा सकते हैं, और अगर वो चाहें तो इजिप्ट की सभ्यता भी जा सकते हैं। हालांकि रास्ता बहुत लंबा होगा, क्योंकि अभी ये जो एरिया है ना, अभी तो यहाँ पर हमने सुएज कैनाल बना दिया है, पर ये अभी बनाया है ना, 1800 कुछ के आसपास। लेकिन पहले तो ये जुड़ा हुआ था, तो यहाँ से लोग बहुत इजीली यहाँ से यहाँ तक जा सकते। चौथी सभ्यता है चीनी सभ्यता। देखिए यहाँ पर विकास हुआ हांग हो नदी के किनारे, है ना, हांग हो नदी के किनारे, ये चौथी सभ्यता थी। और ये है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु और उसकी नदियों के किनारे विकसित हुई। तो कहने का अर्थ यह है कि दुनिया में शुरुआत में 4 सभ्यताएं थी, 4 अलग अलग सिविलाइजेशन थी, और ये चारों की चारों सभ्यताएं किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं, किसी ना किसी रिवर के किनारे बनी है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर, एक सभ्यता का विकास कैसे होता है, एक जो सिविलाइजेशन है आखिर वो बनती कैसे है ना। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि आखिर एक सभ्यता का विकास कैसे होता है, एक सिविलाइजेशन बनती कैसे है। तो देखिए, कहा यह जाता है कि पहले छोटे छोटे लोग समूहों में रहना शुरू करते हैं। कुछ लोग, एक समूह होगा, यहाँ पर ये दूसरा समूह होगा, और इन सबको हम अल्टीमेटली हंटर गैदरर के नाम से जानते हैं। आखेटक संग्राहक, मतलब जो शिकार करते हैं, इनको हम आखेटक संग्राहक कहते हैं, हंटर गैदरर्स। ठीक है, फिर इसमें जो सबसे बड़ा एक क्रांति आएगी, जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया, वो था कृषि क्रांति, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर की खोज ने सब कुछ बदल दिया। ठीक, क्या मतलब?
जैसे ही लोगों को पता पड़ा कि कृषि हम कर सकते हैं, तो लोगों ने स्थायी निवास में रहना शुरू कर दिया। लोगों ने किस में रहना शुरू कर दिया? स्थायी निवास में रहना शुरू कर दिया। वो परमानेंट सेटलमेंट करने लगे, क्योंकि सभ्यता के लिए सबसे पहली बात तो यही है कि लोग एक जगह पर समूह के रूप में स्थायी रूप से रहने लगे, तभी सभ्यता की शुरुआत होती है, तभी सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। तो ये पहली चीज थी कि यहाँ पर स्थायी निवास शुरू हो गया, परमानेंट सेटलमेंट शुरू हुआ। अब क्या हुआ? अब चूंकि लोग अभी सिर्फ और सिर्फ नदियों के आसपास ही कृषि कर रहे हैं, और लोगों के पास अभी एक ही पेशा है, एक ही ऑक्यूपेशन है, वो है एग्रीकल्चर। अगेन, अगर किसी भी सभ्यता के पास सिर्फ एक ऑक्यूपेशन है, तब भी वो एक विकसित सभ्यता नहीं बन सकती। हाँ, एक सभ्यता बन जाएगी, लोग आसपास रहने लगेंगे, लेकिन वो विकसित सभ्यता नहीं बनेगी। तो क्या चाहिए? तो सर, हमें कृषि के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियों की आवश्यकता होगी। हमें एग्रीकल्चर के अलावा अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जरूरत पड़ेगी। तो अब लोग ये अन्य आर्थिक गतिविधियां कैसे लेकर के आए? तो कृषि में एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं सरप्लस प्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं अधिशेष उत्पादन। क्या कहते हैं? अधिशेष उत्पादन, अर्थात सरप्लस प्रोडक्शन। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखो, जैसे मान लो कि मेरे घर में 4 लोग हैं, और अगर हम 4 लोग सिर्फ और सिर्फ कृषि कर रहे हैं, तो हमारा भरण पोषण तो होगा, हम जीवित भी रहेंगे, लेकिन हमारा विकास नहीं होगा, हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम चारों लोग कृषि कर रहे हैं, हम उतना अनाज उगा लेते हैं जिससे हमारे जीवन का यापन हो जाए। अब अगर मुझे अपने परिवार का विकास करना है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे थोड़ा ज़्यादा उत्पादन करना होगा। मुझे उतना उत्पादन करना होगा कि 3 लोग उत्पादन करें और एक व्यक्ति का खाना हम एक्स्ट्रा बना सकें। ठीक है? तो अभी चारों लोग उत्पादन कर रहे थे, उतना ही कर रहे थे जितने में चारों की कमी पूरा हो रही थी। अब 3 लोग इतना अनाज उगा ले रहे हैं कि जिससे चौथे व्यक्ति को भी खाना मिल जा रहा है। तो इसी को हम सरप्लस प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरप्लस। अनाज में जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा का उत्पादन करना, इसी को हम अधिशेष उत्पादन या सरप्लस प्रोडक्शन बोलते हैं। अब क्या हुआ कि अब एक व्यक्ति फ्री हो गया, 3 व्यक्ति अभी भी कृषि में लगे हैं, लेकिन एक व्यक्ति अब फ्री हो गया। तो जो व्यक्ति अब फ्री हुआ है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। कहाँ? यही वो व्यक्ति होंगे जिन्होंने कुम्हार के घड़े बनाना शुरू कर दिए, जिन्होंने बाल काटना शुरू कर दिया, जिन्होंने सेना के हथियार बनाना शुरू कर दिए, जिन्होंने घोड़े वगैरह पालना शुरू कर दिया, जिन्होंने पशुपालन करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुई? इससे दूसरी आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत हो गई, इससे अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की शुरुआत हो गई। अब एक ऐसी सभ्यता बन चुकी है जो सिर्फ कृषि पर निर्भर नहीं है। वो कृषि मुख्य उत्पाद है अनडाउटेडली, पर कृषि के साथ साथ अब दूसरी गतिविधियां भी हैं। ठीक है? और जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा, तो लोग क्या करेंगे? अब मेरे पास अनाज ज्यादा है, अब मेरे पास अनाज ज्यादा है, सब्जी ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा? यार, मैं इसको बेचूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं इसको बेचूंगा। अब बेचूंगा तो इसके लिए भैया एक बाजार बनाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जिसको भी चाहिए वो आपके घर जाए फिर उसके घर जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बाजार, एक हाट बनना शुरू हो, लोग बैठेंगे, देखो भैया मेरे पास टमाटर एक्स्ट्रा है, मेरा भटा एक्स्ट्रा है, मेरे पास गेहूं एक्स्ट्रा है। सब लोगों का एक बाजार लगेगा। यही बाजार आगे चल करके शहर बन जाएगा। और ये जो छोटा व्यापार अभी हो रहा है, पहले ये अंतर राज्य व्यापार होगा, मतलब राज्य या सभ्यता के लोग आपस में व्यापार करेंगे, फिर यही अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा, जब एक सभ्यता के लोग दूसरी सभ्यता से व्यापार करने लगेंगे। उदाहरण के लिए, हमारे भारत में दोनों प्रकार का व्यापार है। हम अंतर राज्य व्यापार भी करते हैं, इंट्रा स्टेट भी बिजनेस करते हैं। हम इंटर स्टेट अंतरराज्यीय व्यापार भी करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड भी करते हैं। तो इसी तरह सभ्यताएं विकास होता है। पहले इंट्रा व्यापार, अंतरा व्यापार शुरू होता है, इंटरा ट्रेड शुरू होता है आपस के लोगों के बीच में। फिर
इंटर स्टेट ट्रेड शुरू होता है, मतलब दो आसपास के राज्यों के बीच में, गांवों के बीच में। फिर अंतरराष्ट्रीय, जब आप सभ्यताओं के बीच में व्यापार करने लगते हैं, तो इस तरह से एक सभ्यता का विकास होता है। तो एक सिविलाइजेशन के लिए बहुत सारी बातों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे नंबर ऑफ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तब जाकर के एक सभ्यता बनती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये पूरा मैंने आपको हिस्ट्री बताई है कि कैसे बनी होगी। अभी और डिटेल में भी हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, डिटेल में भी इसकी बात हम करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई मेरी? यहाँ तक कोई डाउट है? बताइए एक बार। ओके, ये अभी मैं क्लियर करूंगा गीतिका। अभी जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना आपको पूर्वार्ध उत्तरार्ध, तो ये मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। कि जी एस यूजर, हमने आपको शुरू में क्या कहा था कि ये टॉपिक आगे पढ़ाया जाएगा जब एक टॉपिक के साथ मिक्स होगा ना। अभी वो टॉपिक नहीं पढ़ना है। चलो, आधे टाइम आप सुनते नहीं हो ना, कमेंट करने में लगे रहते हो कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। चलो, अब ध्यान दो, जरा आगे बढ़ो। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कहाँ पर विकसित हुई, किस जगह विकसित हुई, इसके बारे में जरा आप बताइए। तो ये हमारे पास एक मैप है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। चलो, तो पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ मैप में कि सभ्यता कहाँ विकसित हुई, फिर हम इसके भूगोल को पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे। देखें, तो इस सभ्यता का विकास मुख्य रूप से ये सिंधु नदी है, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। और ये सभ्यता मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी क्षेत्र में और पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में फैली हुई थी। अगर आप देख पाएंगे तो ये पूरा इंडस वैली का मैप है। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है, इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई है। देखिए आप, यहाँ से शुरू हो जा रही है यूपी, ये इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। तो ये पहले दिमाग में क्लियर करो, क्योंकि अब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। पहले बस दिमाग में इसकी ज्योग्राफी क्लियर कर लो, लोकेशन क्लियर कर लो। अब इसको पढ़ना हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में यही आएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सर आखिर इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता हमने क्यों रखा? वाई वी कॉल इट इंडस वैली सिविलाइजेशन। आसान है, क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी के किनारे ये सभ्यता बनी, इसीलिए हमने इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। देखो, इसका एक पुराना नाम था। सबसे पहले इसे जो नाम मिला, इसे नाम मिला हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्यों? बेसिकली हड़प्पा was the first place discovered by दयाराम साहनी in 1921। चूंकि हड़प्पा इस सभ्यता का पहला स्थान था जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, तो इसी स्थान के नाम पर हमने इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता रख दिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया। क्योंकि पहले हमें यही लगा कि हाँ यार, एक आध शहर होगा, और ये जो शहर है हमें रावी नदी के किनारे मिला था, तो हमें लगा एक आध शहर होगा तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे खुदाई शुरू हुई तो पता पड़ा कि भैया एक शहर नहीं है। अगले ही साल राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया। फिर ऐसे करते करते हमें और चीज़ें पता पड़ी, हमें लोथल की जानकारी मिली, हमें राखीगढ़ के बारे में पता पड़ा, हमें सुत कांगडोर के बारे में पता पड़ा, दायमाबाद के बारे में पता पड़ा, मांडा के बारे में, आलमगीर के बारे में, चन्हूदड़ों के बारे में, कालीबंगन के बारे में, बनावली के बारे में, रोपड़ के बारे में। तो बहुत सारे स्थान एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक निकलते गए। तो कहा कि अब इसे हड़प्पा सभ्यता कहना सही नहीं है, ये इसे सही नाम होगा इसके लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, सही नाम होगा इसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता। बड़ा साफ भी है कि ये जितने भी स्थानों के नाम मैंने आपको बताए ये मुख्य रूप से सिंधु
और उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित हुए थे। अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर इसका समय क्या रहा होगा, इसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा। तो इतिहासकारों को माने तो इसका जो समय रहा है वो 2300 वो 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक रहा है। ये इतिहासकारों ने एक डेट बताई है। लेकिन अगेन एक बात आपको समझनी होगी, एक सभ्यता की डेट आप ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, कोई राजा तो है नहीं, कोई शासन तो है नहीं। तो इतिहासकारों ने कहा है कि ये जो डेट हम आपको बता रहे हैं, ये इंडस वैली का सबसे अच्छा पीरियड है, इसे मैच्योर पीरियड कहा जाता है, जब सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता बन चुकी है और ये अपने चरम पर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत शहर के रूप में हुई और उसका पतन, शहरों का पतन, ये पीरियड माना जाता है। अब एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अगर हम इसके हिसाब से देखें कि ये सभ्यता लगभग 2350 बीसी के आसपास की है, तो आज से कितने साल पुरानी हो गई। तो आपको बताया था कि जब भी बीसी आएगा तो आप प्लस करोगे। तो अभी देख लीजिए आप 2000 में है और इसमें प्लस कर दीजिए आप 2350। तो इसके हिसाब से हम देखें तो लगभग 4300 साल पुरानी सभ्यता है। ऑलमोस्ट 4000 या 4500 साल पुरानी सभ्यता की बात हम कर रहे हैं। बोलो यस और नो, बात मेरी क्लियर है ना, कि अगर वहां पर लिखा है 2350 बीसी, इट मीन्स कि यार ये सभ्यता ऐसी है जो 4500 साल पहले विकसित हुई थी। मेरी बात समझ में आई। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हरियाणा में एक जगह है राखीगढ़ी, जो कि एक इंडस वैली साइट है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक स्थली है। यहां पर एक प्रमाण मिला है और वो प्रमाण बताता है कि ये सभ्यता एक्चुअल में 4500 साल पुरानी नहीं है, ये सभ्यता वास्तव में 8000 साल पुरानी है। अब जब ये बात दुनिया के सभी लोग मान लेंगे, इतिहासकार मान लेंगे, पुस्तकें मान लेंगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मान लेंगी, तब आप कह पाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एक्चुअली द वर्ल्ड्स मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन भी है। ठीक, बट फिलहाल जब आप समय के बारे में लिखें तो 2350 बीसी से 1750 बीसी ये इसका मैच्योर टाइम पीरियड माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और थोड़ा सा सर इसकी भूगोल के बारे में बता दीजिए, थोड़ा सा इसकी ज्योग्राफी के बारे में बता दीजिए। ठीक है, तो अभी अभी हमने आपको नक्शा दिखाया, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सभ्यता कहां पर विकसित हुई, तो आप कहेंगे कि सर इस सभ्यता का विकास पश्चिमी भारत, इस सभ्यता का विकास पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में हुआ। अभी आपको मैप दिखाया था, उम्मीद है कि याद होगा, कि पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में बनी, अर्थात ये जो सिविलाइजेशन है ये वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न पाकिस्तान में इसका डेवलपमेंट हुआ। पहली बात। दूसरी चीज हम ये भी समझ गए कि ये किन नदियों के किनारे बनी है, तो सिंधु, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी के पास इसका डेवलपमेंट हुआ। तीसरी बात आप जो समझें, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी, कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों लगभग लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब किताबों में आप जाएंगे तो 12 लाख 99 कुछ मिलेगा, पर लगभग कितना है, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों उस हिसाब से ये दुनिया की, क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता थी। उस समय 4 सभ्यताएं थी, चीनी सभ्यता, मेसोपोटामिया, सिंधु और मिस्र। उन सब से बड़ी सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का विकास है, ये वास्तव में दोस्तों 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आप यहाँ, ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और उस समय ये दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता थी।
एक और बात आपको समझना होगा कि सर हर चीज का एक आकार होता है। जैसे अगर वर्तमान भारत की बात करें जिसका क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो इसका भी एक आकार है जिसे हम चतुष्कोणीय आकार कहते हैं, क्वाड्रेंगल शेप कहते हैं। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता का भी कोई आकार था? तो दोस्तों ये लगभग त्रिभुजाकार थी। ये कैसी सभ्यता थी? ये लगभग त्रिभुजाकार थी। इट वॉज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर, ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। ठीक। अब सभ्यता में जब कोई भी चीज इस प्रकार से विकसित होती है तो उसके हमेशा हम किनारों की बात जरूर करते हैं। जैसे आज जब हम भारत की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भैया भारत का सबसे उत्तरी जो छोर है वो इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर, सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो गुहार मोती है गुजरात में, और सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो कौन सा है? किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो इसी तरह दोस्तों ये जो सभ्यता है इसके भी 4 अलग अलग बिंदु हैं। इस सभ्यता का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, जो इसका नदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, वो था मांडा, जो जम्मू कश्मीर में आता है। जो इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये है दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में आता है। जो इसका सबसे ज्यादा पश्चिमी बिंदु है, वेस्टर्न पॉइंट है, ये है तुतकांगडोर, जो बलूचिस्तान में आता है। ठीक। और इसका जो सबसे पूर्वी बिंदु है ये है आलमगीरपुर। कहाँ आता है? यूपी में आता है। तो ये हमें ये पता चल गया कि ये जो सभ्यता है जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई थी, ये वास्तव में उसके ये 4 मोस्ट पॉइंट है। सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो गया? दायमाबाद। नदर्न मोस्ट पॉइंट मांडा। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कांगडोर। एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट वॉज आलमगीरपुर विच वॉज इन यूपी। मैप में दिखाता हूँ आपको ये सारी चीजें। मैप में देखिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, जिस जगह पर मैं हाईलाइट करूंगा वहां देखिए, ये जो जगह है इसे सुत कांगडोर कहते हैं। देख पा रहे हैं? ये वर्तमान बलूचिस्तान में है, सुत कांगडोर। ये हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है। यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ आपको आलमगीरपुर मिलेगा। दिस इज आलमगीरपुर जो यूपी में है, हमारा सबसे पूर्वी बिंदु। यहाँ आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ आपको एक जगह मिलेगी मांडा, इस स्थान पे है नहीं, यहाँ पे मांडा करके जगह मिलेगी, है ना। और यहाँ जब आप बिल्कुल नीचे की ओर आएंगे और इससे भी नीचे, यहाँ आपको दायमाबाद नाम की एक जगह मिलेगी। ठीक है, दायमाबाद। ठीक। अच्छा एक बात कंफ्यूज मत होइएगा, बलूचिस्तान सॉरी, बलूचिस्तान में जो जगह है वो है सुत कांगडोर। कौन सी जगह है? सुत कांगडोर। गुजरात में जो जगह है वो सुरकोटदा है। तो दोनों के नाम में कंफ्यूज मत होना। सुत कांगडोर दरवाजा, तो ये इसका दरवाजा है तो यहाँ से खुलता है बलूचिस्तान से, तो सुत कांगडोर ऐसे याद रखना। और सुरकोटदा ये एक जगह है जो कि गुजरात में है। तो दोनों अलग अलग जगह, सुत कांगडोर इज डिफरेंट, सुरकोटदा इज डिफरेंट। ठीक है, चलो यहाँ तक सर बात समझ में आती है। आपने समय भी बता दिया, आपने एक भूगोल भी स्पष्ट कर दिया कि कितने में थी क्या नहीं थी। ये सर इतना समझ में आ गया, ये बेसिक बात थी। अगली बात जो समझना होगा, एक छोटी सी बात और आपको समझना होगा कि इस सभ्यता के बारे में हमेशा आपने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यह एक ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज ये नाम जरूर अपने, कांस्य युगीन सभ्यता का अर्थ क्या है? चलिए अर्थ को समझते हैं। देखिए दुनिया में सबसे पहले हमने पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया, इसीलिए सबसे पहले युग को हमने पाषाण काल का नाम दिया, स्टोन एज का नाम दिया, क्योंकि पत्थर के अलावा हमारे पास कुछ और तो था नहीं। हमारी पूरी की पूरी चीजें पत्थरों पर आधारित थी,
स्टोन पर बेस्ड थी। तो हमने क्या नाम दिया, पाषाण काल नाम दिया, हमने इसे स्टोन एज नाम दिया। फिर सबसे पहली धातु जो हमने इस्तेमाल शुरू करना किया वो थी तांबा। तो इसे फिर हमने नाम दिया कि ताम्र पाषाण युग, चैलियोलिथिक एज। ताम्र पाषाण, तांबे का प्रयोग हो रहा है और उसी के साथ साथ पत्थर का प्रयोग हो रहा है, तो ताम्र पाषाण की अवस्था है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये समझ चुके थे कि वह कॉपर अर्थात तांबा प्लस जस्ता अर्थात टिन, इन दोनों का प्रयोग, कॉपर एंड टिन, तांबा और टिन का प्रयोग करके उन्होंने एक नई धातु बनाई जिसे ब्रॉन्ज कहा जाता है, जिसे कांसा कहा जाता है। और पूरी की पूरी सभ्यता में आपको कांसे का प्रयोग देखने के लिए मिलेगा, कांसे की मूर्तियां भी पाई गई हैं। इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं कि इट इज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। अंडरस्टूड, मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब पांचवा पॉइंट समझिए कि सर इसकी खोज कैसे हुई, ये जरा बताएं कि आखिर इसकी खोज कैसे हुई। इसके बारे में थोड़ी चर्चा हमें करनी होगी कि इसके बारे में पता कैसे पड़ा। तो इसके बारे में पता पड़ना भी ना एक कहानी है। कहानी कुछ इस तरह की है कि कहा जाता है कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पर आज आपको रावी नदी के आसपास जहाँ हड़प्पा दिखता है वो लाहौर के आसपास वाला एरिया है। तो इस क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ओके, तो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो आज आप देखिए कि रेलवे के नीचे हम गिट्टी का प्रयोग करते हैं, पहले हम लकड़ियाँ ईंटों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो रेल के नीचे, पटरी के नीचे बिठाने के लिए हमें ईंटों की जरूरत थी। इसकी जरूरत थी, ईंटों की हमें आवश्यकता थी। तो जो इंजीनियर, ब्रिटिश इंजीनियर उस पर काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब दूसरी चीज तो यहाँ मिल नहीं रही है, तो हमें ईंटों से ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ईंटें कहाँ मिल सकती हैं, ब्रिक हमें कहाँ मिल सकता है। तो आसपास के लोगों ने कहा कि यार यहाँ आसपास एक जगह है जहाँ से बहुत ईंटें निकालते हैं लोग, बहुत ईंटें निकालते हैं, अब चलो हम भी वहाँ से ईंटें ला देंगे। फिर जब लोगों ने वहाँ से ईंटें निकालना शुरू किया और ब्रिटिश अधिकारियों ने देखा कि ऐसा क्या है यार कि इतनी बड़ी संख्या में ईंटें हैं, तो उन्होंने तुरंत बुलाया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो भारत के सर्वेक्षण विभाग के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष भी थे। तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि नहीं, यहाँ तो कोई ना कोई ऐतिहासिक स्रोत है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है। तो इस क्षेत्र की खुदाई शुरू हुई और 1921 में आखिरकार दयाराम शाहनी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए काम करते थे, इन्होंने एक पूरे शहर की खोज की और इस शहर का नाम रखा हड़प्पा। और ये शहर रावी नदी के किनारे बसा हुआ। तो लगा कि यार एक शहर ही तो है, तो हड़प्पा नाम रख दिया। लेकिन अगले ही साल अलग अलग जगह पर खुदाई चल रही है। ठीक है, अलग अलग जगह पर खुदाई चल रही है। तो अगले ही साल दोस्तों 1922 में, 1922 में राखल दास बनर्जी, आरडी बनर्जी को मोहनजोदड़ो के बारे में पता पड़ा, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इंडस रिवर। और मोहनजोदड़ो बहुत विशाल शहर है, बहुत ही विशाल शहर है। अब जब ये पता पड़ गया और भी दूसरे लोगों ने कुछ शहरों की जानकारी ली, तो 1924 में, 1924 में सर जॉन मार्शल, इन्होंने घोषणा की कि हमें एक नई सभ्यता के बारे में पता पड़ा है और इस सभ्यता को नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि एक आध शहर होता तो आप कहते हम एक शहर के बारे में पता पड़ा है, एक राज्य के बारे में पता पड़ा है, लेकिन यहाँ तो एक के बाद एक शहर मिलते ही जा रहे थे। तो जॉन मार्शल, जो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, इन्होंने घोषणा की कि हमने एक नई सभ्यता के बारे में पता लगाया है, हमने एक नई सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाया है, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी, और इसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया। तो दिस इज हाउ द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टुक प्लेस। ठीक, तो ये हमारा पहला पॉइंट था जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता का एक सामान्य परिचय पढ़ा। न सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता, बल्कि और भी जितनी सभ्यताएं थी
उनके बारे में हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया। बताओ यहाँ तक मेरी बात स्पष्ट है क्या? बताइए मेरी बात स्पष्ट है क्या यहाँ तक? हाँ ये बात अच्छा है। देखो सुरेंद्र, क्या होता है जब मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ना धीरे 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 करके मिट्टी की परतें जमती जाती हैं ऊपर, है ना, और मिट्टी की परतें नहीं जमेंगे और जो बड़े बड़े ढांचे हैं वो भी तो गिरेंगे। जैसे बड़ा मकान है, हजारों लाखों सालों के बाद तो मकान भी गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है अपर्दन, इरोजन। तो ये इरोजन होगा तो अब वो गिरेगा तो उसका मलबा वहीं गिर जाएगा तो वो नीचे दब जाएगी, ऐसे होता है। ठीक है, राखी गढ़ी, ये ऑब्वियसली बात है। क्या होता है, जैसे एक सवाल आया, उन्होंने सवाल किया कि सर इतनी सारी जगह यहाँ पर हैं, बनावली है, आलमगीरपुर है, कालीबंगन है, राखी गढ़ी जैसे आप कह रहे हैं, तो हमें कैसे पता चला कि ये सिंधु सभ्यता का ही स्थान था? तो साक्ष्य, है ना, जैसे मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर क्वाइन है जो आपको हर जगह देखने मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लोग आपस में जुड़े हुए थे। कोई एक विशेष प्रकार का बर्तन है जो आपको हर जगह देखने के लिए मिल गया, कोई एक विशेष प्रकार का आर्ट फॉर्म है जो हर जगह देखने मिल गया, तो उस आधार पर आप क्या कहते हैं कि हाँ यार एक ही सभ्यता के लोग थे। जैसे जैसे मान लो आज से 10 लाख साल के बाद कोई एक नई सभ्यता आई और उसने भारत में जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर उसने खुदाई करना शुरू किया, तो उसको हर जगह पर नोट तो खत्म हो जाएंगे, तब तक नोट तो नहीं बचेंगे, पर हो सकता है सिक्के बच जाएं। वो देखेगा कि यार एक जैसा ही सिक्का है ना, यहाँ भी 1 रुपए का सिक्का मिल रहा है, तमिलनाडु में भी मिल रहा है, बिहार में भी मिल रहा है। तो फिर वो क्या दिमाग लगाएगा कि अच्छा ये पूरा एक देश रहा होगा, ये पूरा एक बहुत बड़ा एम्पायर रहा होगा, फिर वो अपने हिसाब से नाम देगा, कहीं नाम मिल जाएगा, है ना, ये सारी चीज़ें। तो वही चीज़ चलती है जो आगे आगे चलती जाती है। ठीक, अब ये पहला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हुआ, परिचय। अब दूसरी बात आप समझें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके चरण कितने रहे हैं, फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो चरण का मतलब वही है कि सभ्यता का विकास कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इससे ज़्यादा इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो सभ्यता के मूल रूप से 3 चरण रहे हैं। देयर आर 3 फेजेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला जो चरण है इसे कहा जाता है प्रारंभिक चरण, अर्ली हड़प्पन पीरियड। दूसरा है ये परिपक्व चरण, मैच्योर हड़प्पन पीरियड। और तीसरा जो है वो उत्तर अर्थात लेटर हड़प्पन पीरियड। ये 3 अलग अलग तरह से नाम आता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, तो जो प्रारंभिक चरण है, जो इनिशियल फेज है, इसके बारे में अगर आप समझें तो प्रारंभिक चरण में जो लोग थे वह नदियों के किनारे आकर रहना शुरू हो गए। वो नदी के किनारे आकर रहना शुरू हो गए। और एक घग्गर नदी का नाम आपने सुना होगा, घाघरा नहीं, घग्गर एक नदी है, घग्गर और हाकरा ये 2 अलग अलग नदियां हैं। तो इन किनारों पर लोगों ने रहना शुरू किया, इसीलिए इसको घग्गर हाकरा फेज भी कहा जाता है, क्योंकि लोग सबसे पहले घग्गर और हाकरा नदी के आसपास रहने लगे, तो नदी के किनारे रहने लगे। अब धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया, और वह स्थायी निवास करने लगे, वह परमानेंट सेटलमेंट करने लगे। ये पहला चरण है। ओके, इस चरण में लोग आकर के एक जगह पर रहने लगे, ये शुरुआत हो रही है किसी भी चीज की। ठीक, अब जो दूसरा चरण है जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक का है, अर्थात 2600 बीसी से 1900 बीसी तक का फेज है। इसमें क्या हुआ सर, इसमें जो कृषि है, अब एग्रीकल्चर कैसा हो चुका है, उन्नत कृषि हो चुकी है, फ्लोरिस एग्रीकल्चर। हम अब सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब हम अधिशेष उत्पादन करने लगे, सरप्लस प्रोडक्शन। और जैसे ही हमने इस सरप्लस प्रोडक्शन की शुरुआत की तो हमारे पास बाजारों का निर्माण होने लगा, मार्केट का फॉर्मेशन होने लगा, और यही मार्केट से फिर दूसरे प्रकार के ट्रेड, दूसरा प्रकार का कॉमर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई और शहरों का विकास हो गया। तो ये दुनिया की पहली सभ्यता है जहां पर शहर पाए गए। इट इज़ द फर्स्ट
civilization of the world where urbanization has occurred. इससे पहले किसी भी सभ्यता में इतने बड़े पैमाने पर शहर नहीं पाए गए। ये दुनिया की पहली शहरी सभ्यता है। इट इज़ द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया की पहली शहरी सभ्यता, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। ठीक, और इस समय सभ्यता का बहुत विकास होगा। लोग, गांव के लोग आपस में व्यापार करेंगे, दो गांव के लोग आपस में व्यापार करेंगे, दो शहरों के लोग आपस में व्यापार करेंगे, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सभ्यताओं के लोग भी आपस में व्यापार करेंगे। और व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तरीके देखो। पहला व्यापार समुद्री मार्ग से हो रहा है। समुद्री मार्ग से, ये जो रूट है ना, मैं आपको एक रूट दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि व्यापार कैसे हो रहा है। एक समुद्री मार्ग से व्यापार हो रहा है। ये देखो लोथल, हम अरेबियन सी का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ तक जाने के लिए। तो हम जहाज़ों से विकसित थे, हम जहाज़ों से परिचित थे कि अगर हम व्यापार कर सकते हैं लोथल के पास से, इस तरह से यहाँ से लोग जाया करते थे। और बीच में एक दो सेंटर है, आज जहाँ पर बहरीन है वो एक रुकने की जगह हुआ करती थी। पहला तरीका। दूसरा, आपको जानकर के और आश्चर्य होगा कि ये तो सभ्यता है, तो यहाँ से स्थलीय व्यापार होता था। तो स्थलीय व्यापार जब होता है ना, तो बीच में आपको उस समय ऐसा तो है नहीं। इवन आज आप देखो, अगर आपको कोई भी चीज़ कश्मीर से कन्याकुमारी तक भेजनी है और अगर वो चीज़ बाय रोड जा रही है, तो क्या एक ही बार में चली जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। बीच में आपको रुकने के लिए कुछ जगह चाहिए, तो उसे हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं। बेसिकली जो ढाबे का कंसेप्ट है वो शुरू ही क्यों हुआ था? में क्या करते थे, रुकते थे।